हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हमारा ये लेक्चर है हमने इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा, सारे नीट के, सारे एनसीईआरटी के, सारे एग्जाम्पलर के, सारे जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे 2 पार्ट में। लगभग 2 घंटे में सारे क्वेश्चन हमने निपटा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा लेंथी होगा, तो लेट मैं नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो पहला चीज़ जो बेसिक चीज़ होती है, डायगोनल ऑफ क्यूब √3 ये होती है। कहीं पे ऐसे स्क्वायर बनाए तो ये जो डिस्टेंस होती है वो √5r/2 होती है। सॉल्व करने के बाद इतना आती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, यूनिट होता है वोल्ट या जूल पर कूलम। फार्मूला क्या होता है, कल ही बता दिया था। B = होता है -E.dr। माइनस साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, माइनस साइन ये बताता है। तो और B = क्या होता है, KQ/R होता है। देखो, फोर्स = होता है KQ²/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड = होता है KQ/R², और पोटेंशियल होता है KQ/R। ठीक, तो ये हो जाएगा KQ/R। K को लिख दो 1/4πε0 Q/R। किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, इतना होता है। तो देख रहे हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो बीच ऐसा ग्राफ बन गया। ठीक, अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो मल्टीपल चार्जेस हैं, तुम्हें पहले ही पता होगा स्केलर क्वांटिटी है, तो सारे चार्जेस को जोड़ दो। तो B नेट क्या होगा, B1 + B2 + B3 + B4 जितना भी रहे = 1/4πε0 सिग्मा Q/R, यानी कि Q1/R + Q2/R2 + Q3/R3। टोटल करके मत कर देना है। ऐसा नहीं है कि तुमने Q1 + Q2 + Q3 + Q4 तुरंत जोड़ दिया, जोड़ दोगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। तो सिग्मा Q/R होता है, यानी कि पहले Q1/R1 जोड़ोगे, फिर Q2/R2 जोड़ोगे, प्लस Q3/R3 जोड़ोगे, ऐसे करके। ठीक, सॉरी। अगर कहीं पे जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कह दिया कि पूरा मास है, छोटे से पार्ट में बता दो कितना होगा, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। जो था वही है, बस dQ/dR हो जाएगा, और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। छोटे से पोर्शन के लिए इतना है, तो पूरे पोर्शन के लिए इंटीग्रेट कर दो, जहाँ से जहाँ तक बोल रहा है बस। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dQ/R। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 मानते हैं। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, बट हम लोग 0 मान के चलते हैं। ठीक, कहीं पे तुमको सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा, कहीं पे लिखा 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, फिर लिखा रहेगा +1/5 - 1/6। ऐसे का डायरेक्ट आंसर होता है log E2 का, log E2। स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ये log बेस E2 है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है ये, मैं लिख देता हूँ उसको अच्छे से। ठीक, अगर कहीं पे 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, तो वहाँ पे होता है A/1 - R। A हमारा होता है इनिशियल टर्म, ठीक है, और R हमारा होता है डिफरेंस। ठीक है, ये AP और GP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये मैथमेटिक्स है। क्या है, मैथ है, लेकिन यहाँ पर भी काम आएगा और ग्रेविटेशन में भी काम है। ये भी मैथ था, ये भी मैथ था, और ये भी मैथ था। ठीक है, आ जाओ। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रिंग की वजह से क्या होता है, वैसे पोटेंशियल चार्ज रिंग की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल हो जाएगा KQ/√R² + X²। इसका मतलब हुआ KQ/R। R क्या है, ये डिस्टेंस, ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A² + X²। तो हमने इसको R ले लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग क्या हो जाएगा, KQ/√R² + X² = KQ/R। R हमारा क्या है, ये हाइपोटेनियस वाला, तो वही इसका वैल्यू ये होगा। ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती थी, R/√2 पे। यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेंटर पे होगी, और जहाँ पे सेंटर पे क्या हो जाएगा, X का वैल्यू 0 हो जाएगा इसका, तो B सेंटर पे B मैक्सिमम होगा, कितना होगा, KQ/R हो जाएगा। ठीक है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 होती है, बता ही चुका हूँ। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड R/√2 पे मैक्सिमम थी, कल ही बताया था। पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम होगी, X = 0 पे, सेंटर पे। 2 पैरेलल कॉइल्स हैं, यानी एक कॉइल है, एक कॉइल है। इसके वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसका फॉर्मूला होता है 2KQ/R 1/√2 - 1। ठीक है, याद रखो, जेईई मेंस वगैरह में, एम्स वगैरह में पूछा गया है। ठीक है, तो कभी तुम्हारे नीट में आएगा, तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। चार्ज अगर रॉड है, अभी तक तुमने पढ़ा था चार्ज रिंग की वजह से। अगर कोई चार्ज रॉड है, यानी प्लस 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 ये रॉड जो है चार्ज है,
तो आर इनिशियल वेक्टर है, आर फाइनल वेक्टर है, तो उसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा डेल्टा बी, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इसका हो जाएगा 2k लेमडा लॉग बेस ई आर इनिशियल बाई आर फाइनल। क्या हो जाएगा 2k लेमडा लॉग बेस ई आर इनिशियल बाई आर फाइनल। ठीक है, बस 2-3 एक्स्ट्रा फॉर्मूले बता रहा हूँ, उसको याद रखना। ठीक है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो मैं कल ही बताया था। क्या हो जाएगा पोटेंशियल के क्यू बाई आर हो जाएगा। बी पे क्या होगा बाहर के क्यू बाई आर, बी पे होगा के क्यू बाई आर। तुम्हें बताया था कंडक्टिंग के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल अंदर क्या होगा के क्यू बाई आर होगा, के क्यू बाई आर होगा। ठीक है, तो देख लो अंदर भी के क्यू बाई आर है या बाहर हमारा के क्यू बाई स्मॉल आ रहा है। ठीक है, तो अंदर से लेके यहाँ तक के क्यू बाई आर क्या है कांस्टेंट है ना, देख रहे हो ना, यहाँ भी के क्यू बाई आर है, यहाँ भी के क्यू बाई आर है। ठीक, अंदर तुमसे पूछेगा तो तुम के क्यू बाई आर ही लिखोगे। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो तुम्हें पता है के क्यू बाई आर होगा बाहर सी पे, सरफेस पे क्या होगा के क्यू बाई ये मतलब रेडियस हो जाएगा, और भी ए का मतलब इनसाइड, यानी इनसाइड किसी पॉइंट पे तुमसे पूछेगा तो वहाँ पे के क्यू बाई आर नहीं होगा, वो कंडक्टिंग में होता है। नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब, यानी रेडियस का क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, 3 कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, 3 कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे आर हमारा क्या है लेस देन आर, यानी कि इनसाइड, यानी कि कहीं पर भी अंदर तुमसे अगर ग्राफ बनाने को मतलब पूछेगा कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कितना पोटेंशियल होगा, तो तुम बोलोगे के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इनसाइड में। और सेंटर पे पूछेगा यानी इस पॉइंट पे सेंटर पे, तो हो जाएगा 3/2 के क्यू बाई आर, यानी कि 1.5 इंटू पोटेंशियल ऑफ सरफेस, यानी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उसके 1.5 गुना पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पे होगा। ठीक है, ग्राफ बना लो इसका, 3q बाई आर यहाँ पे है, 3q बाई 2 आर अंदर। ठीक है, ए पे के क्यू बाई आर सरफेस पे और बाहर के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक, ये इसका ग्राफ है दोनों साइड से, एक साइड से ग्राफ मैंने यहाँ बना ही दिया था, यहाँ पे ये वाली ग्राफ। ठीक है, और इधर बना था, इसका इधर बना दो, वही चीज़ लिखा हुआ। पोटेंशियल मैक्सिमम होता है सेंटर पे। ठीक है, चार्ज रिंग में भी मैक्सिमम होता है सेंटर पे, देख लो यहाँ पर मैक्सिमम होता है सेंटर पे, और यहाँ पर भी मैक्सिमम होता है सेंटर पे। सेगमेंट ऑफ रिंग की वजह से वहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था क्या, 2 फॉर्मूले वहाँ पे बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहाँ पे होता है के लेमडा इंटू अल्फा, के लेमडा इंटू अल्फा, अल्फा हमारा टोटल एंगल होता है। ठीक है, इसको बोल सकते हो के क्यू बाई आर, पोटेंशियल का वैल्यू ये होता है के क्यू बाई आर इक्वल टू के लेमडा इंटू अल्फा। ठीक है, यहाँ पे जीरो क्यों हो रहा है पोटेंशियल, क्योंकि जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज, इसकी वजह से पोटेंशियल जीरो। यहाँ पे जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है, टोटल चार्ज ही जब जीरो हो गया तो पोटेंशियल भी जीरो हो गया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन तुमको बता दिया हूँ, क्या बताया था, बी इक्वल होता है माइनस में ई डॉट डी आर, तो ई इक्वल हो जाएगा माइनस में डी बी बाई डी आर, ये रिलेशन हो गया हमारे पास। बी पूछेगा तो माइनस में ई डॉट डी आर हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देना जहाँ से R1 से लेके R2 तक जहाँ तक पूछेगा। ठीक है, और ई डॉट डी आर को तुम ई आर कॉस थीटा भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो स्लोप होगा टेंजेंट का उससे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डी वी बाई डी एक्स, अगर मान लो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में दिया है तो माइनस में, क्योंकि माइनस डी वी बाई डी आर है तो लिखोगे माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप माइनस डी वी बाई डी जेड के कैप। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या नेगेटिव है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमसे यहाँ पे कोई पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, यानी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ए का होगा, फिर बी का, फिर डी का, फिर ए का। और तुम देख रहे हो कि इस लाइन पे बी और सी दोनों एक ही डिस्टेंस पे है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी दोनों का डिस्टेंस इस पोजीशन से बराबर है। तो इस वाले लाइन पे जितने भी एक डायरेक्शन में आते हैं ना, एक परपेंडिकुलर लाइन पे आते हैं, सबका पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है, डिस्टेंस सेम होने की वजह से पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला होता है यू इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर। अगर किसी सिस्टम का पूछेगा तो मान लो इस सिस्टम का पूछ लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो तुम्हें सिस्टम होगा तो हर एक चार्ज की वजह से एक दूसरे पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे Q1 Q2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी होगी, Q1 Q3 के बीच पोटेंशियल एनर्जी होगी, Q2 Q3 के बीच पोटेंशियल एनर्जी। क्या कोई और पॉसिबल है, कोई पॉसिबल नहीं है, यानी इतना ही पॉसिबल है, इतना ही जोड़ा बनाना पॉसिबल है। तो लिखेंगे के Q1 Q2 बाई R1 प्लस के Q1 Q3 बाई R3 प्लस के Q2 Q3 बाई R2, ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। तुम्हें देखना है, चेक करना है कि कितना पेयर बन रहा है। देखो कितना पेयर बना, 1 2 3 पेयर बना, तुम्हें चेक करना है कितना बनेगा। तो तुम n माइनस 1/2 कर दो, कितना साइड है 3, n हमारा होता है नंबर ऑफ साइड, n हमारा क्या होता है लिख देता हूँ मैं नंबर ऑफ साइड। ठीक है, सॉल्व कर लो, 3 माइनस 1/2, 3 गुणे 2/2, 2 से 2 3, यानी टोटल हमारे पास 3 पेयर बनेंगे। देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। ठीक है,
तो इससे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जो एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव के निगेटिव होता है। यानी कि वर्क डन बाई जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड बोलो, फोर्स कुछ भी बोलो, वर्क डन बाई जो कंजर्वेटिव होता है वो निगेटिव होता है किसके? वर्क डन बाई एजेंट के, ठीक है। तो डेल्टा यू हो जाएगा और हमको यू का फॉर्मूला मालूम है, KQ1Q2 अपान आर होता है। तो KQ1Q2 अपान आर अगर होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 1/R2 - R1। बस आर लिखना है ना हमको, तो हम लिख देंगे 1/R2 - 1/R1। तो KQ1Q2 अपान ब्रैकेट में 1/R2 - 1/R1, ठीक। तो वर्क डन एजेंट हो गया KQ1Q2 1/R2 - 1/R1। वहीं पे डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? Q × V। तो डेल्टा वी क्या होगा? वर्क डन अपन Q, तो वर्क डन अपन Q लिख दो। तो जहाँ जहाँ ये सारे फॉर्मूले थे उसको Q से डिवाइड कर दो, Q से डिवाइड कर दो। यहाँ पे Q1 Q2 था, उसको Q से डिवाइड करो, एक Q से एक Q कट जाएगा, तो बचेगा KQ 1/RB - 1/RA, ठीक है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कभी तुमसे अगर पूछता है तो तुम सीधे लिखोगे क्या? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछेगा तुम सीधे क्या लिखोगे? डेल्टा U अपान U0, यानी कि चेंज इन इनिशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपान इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसका लू क्या होगा? V0 का स्क्वायर माइनस V² अपान V², ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे रेशियो दिया है 25/26, तो वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो इस फॉर्मूले को, ठीक है। ये मैं यूज़ करना तुम्हें सिखा दूंगा, इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है, एक पोटेंशियल जहाँ बराबर होता है उस सरफेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ होगा, ठीक है। जितना भी वर्क डन होगा सब जीरो होगा क्योंकि पोटेंशियल ही बराबर होगा ना। तो वर्क डन क्या होता है? Q डेल्टा भी होता है, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा भी जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा, ठीक है। ये देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? पैरेलल प्लेन्स होते हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल सरफेस होता है। पॉइंट चार्ज के लिए कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है? स्फेरिकल, ठीक है। लाइन चार्ज के लिए कैसा होता है? कोएक्सियल सिलेंडर्स होते हैं। लाइन चार्ज के लिए कोएक्सियल सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस और लाइंस, दे कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। और पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक स्फीयर होता है, ये अभी यहाँ बताया हूँ, ये वाली, और यहाँ पे लिखा भी था, ठीक है। पोटेंशियल जो है थियोरेटिकली जीरो होता है इन्फाइनिटी पे, बता चुका हूँ, बट डिफाइन इन्फाइनिटी पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, बट हम लोग जीरो मान के चलते हैं, ठीक। अर्थ के सरफेस पर भी जीरो होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाएगा, चार्ज कुछ भी हो हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगा। ये मैंने एलन से मतलब वो कर लिया है, कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो कुछ कुछ पॉइंट मैंने कॉपी किया, वहाँ से कट करके यहाँ चिपका दिया है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, अपोजिट जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई फिजिकल सरफेस हो, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस तुमको दिखाना पड़े किसी पर्टिकुलर चीज़ से। अगर मैं कह रहा हूँ ये मोबाइल है तो मोबाइल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है अगर कोई कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है तो है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजली स्पेस्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लार्ज एंड वाइडली स्पेस्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पास पास होंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर वीक होगी वहाँ पे दूर दूर होंगे, बस उसे लिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम में, मालूम है सबको। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, कभी क्रॉस आउट नहीं करेंगे दूसरे को। जब हम किसी भी चार्ज कंडक्टर को होलो कंडक्टर में रखते हैं, बेन बी प्लेस है चार्ज कंडक्टर इनसाइड होलो कंडक्टर, यानी कि ये चार्ज कंडक्टर है, इसको हमने होलो में कंडक्टर रख दिया और किसी वायर से रख दोगे, जोड़ दोगे, तो ये जो प्लस वाला चार्ज होगा अंदर से सीधे कहाँ चला जाएगा? बाहर। ये जो प्लस था, मान लो प्लस 5 कूलम था, तो अभी 5 कूलम यहाँ नहीं रहेगा, ये बाहर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ड्रॉप। मान लो कई छोटे छोटे ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना है, जिस पे चार्ज कैपिटल क्यू है और रेडियस कैपिटल आर है, और इन सब पे छोटा क्यू था, छोटा आर था। तो जो वॉल्यूम जो पोटेंशियल वीक का होगा, पोटेंशियल वीक अपन पोटेंशियल स्मॉल का जो रेशियो होगा इसको तो होगा n पे पावर 2/3, जहाँ पे n हमारा क्या नंबर ऑफ ड्रॉप है, और रेडियस कैपिटल आर जो होगा बड़े वाले का जो रेडियस होगा वो होगा n पे पावर 1/3 इंटू स्मॉलर, छोटा वाला रेडियस, ठीक है। ये तुम्हारा उसमें भी आएगा, लिक्विड वाले चैप्टर में भी आएगा, ठीक है।
डेल्टा वी इक्वल टू होता है माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो ई हमारा पैरेलल होगा। थीटा 0 डिग्री मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आर ऐसे। थीटा 0 डिग्री हुआ तो थीटा 0 डिग्री हुआ तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 वैल्यू कितना होता है बताओ, साइन 0 वैल्यू 0 होता है तो कॉस 0 वैल्यू 1 होता है। तो हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डेल्टा आर, यानी कि इनिशियल ज़्यादा हुआ फाइनल से। थीटा को 180 डिग्री रखोगे उल्टा हो गया, कॉस 180 की वैल्यू होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा ई डेल्टा आर हो जाएगा। ई डेल्टा आर का मतलब होगा पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, डेल्टा बी पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, बी फाइनल बड़ा है बी इनिशियल से, बी फाइनल बड़ा है बी इनिशियल से, ठीक है। थीटा वैल्यू 90 डिग्री यानी टोटल 0 हो गया, सब 0 हो गया, तो यानी इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब पोटेंशियल बिकम्स कांस्टेंट एज वी मूव परपेंडिकुलर टू द फील्ड। यही चीज़ मैं बता रहा था, इधर से इधर जाओगे तो पोटेंशियल घटेगी, लेकिन ऐसे ऐसे जाओगे तो परपेंडिकुलर हो गया ना, तो पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट हो जाता है। अर्थिंग, मान लो 2 सेल है, अर्थिंग करना है, इनर सेल का अर्थिंग करोगे तो जिसका अर्थिंग करोगे उसका पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा। तो जो Q1 बचेगा, जो Q1 हो जाएगा क्या होगा, -R1/R2 इंटू Q2 हो जाएगा विथ साइन। Q2 का जितना भी चार्ज आएगा उसको विथ साइन लिखेंगे, ठीक है। इनर स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा -R1/R2 इंटू Q2। आउटर पे जो चार्ज होगा, अगर आउटर का हम लोग अर्थिंग कर दें, अगर आउटर का अर्थिंग करें, इसका अर्थिंग कर दें, बाहर नहीं इसका नहीं, इसका बाहर वाले का, ठीक है, तो Q2 जो होगा -Q1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। मान लो सिग्मा 1 है आर है, सिग्मा 2 है आर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो जब इसको कंटेक्ट में लाओगे, ठीक है, तो जो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो जो सिग्मा 1 इस पर जो सिग्मा 1 डैश आएगी उसकी वैल्यू होगी सिग्मा 1 R1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 R2 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R1 प्लस R2। सिग्मा 2 डैश का ये सेम रहेगा, बस R1 की जगह क्या R2 रख दोगे। R1 प्लस R2 है, यहाँ पे R2 R1 प्लस R2 है। ये क्वेश्चन तुम्हारे PYQ में पूछा गया, फॉर्मूला लगाना तुरंत सॉल्व कर देना। बहुत लोग उस क्वेश्चन में परेशान होते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करो। डाइपोल निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन मालूम है, ये P इक्वल टू Q इंटू डी होता है मालूम है। ये प्लस Q है माइनस Q होती है, इधर आएगा डाइपोल का डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट पे अगर इक्वेटोरियल पे मान लो इधर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे जैसे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था, एक्सियल पे होगा 2 kp/r3, इक्वेटोरियल पे होगा kp/r3। माइनर डायरेक्शन क्यों लगाया हूँ, क्योंकि एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का डायरेक्शन इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही आएगा। लेकिन इक्वेटोरियल पे क्या होता है, इस पॉइंट पे इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे होगा तो फील्ड यहाँ पे आएगी, तो उल्टा इसलिए माइनस साइन लगाया। जनरल क्या बताया था मैंने, अगर जनरल कोई पूछ लिया तुमसे किसी भी पॉइंट पे, तो kp/r³ रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल केस में क्या होगा, बी एक्सियल हो जाएगा kp/r²। यहाँ पे r³ था 2 था, बस यहाँ पे kp/r² होगा। इक्वेटोरियल पे 0 होता है, जनरल केस में kp cos θ/r² होता है, ठीक है। ये थीटा, ये बीटा, ये अल्फा, ठीक है। तो जो tan अल्फा होगा, ये tan अल्फा होगा वो हाफ tan बीटा के बराबर होगा। tan अल्फा क्या होगा, हाफ tan बीटा के बराबर होगा। और ये जो बीटा हमारा होगा, ये बीटा जो होगा वो थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा, ठीक। अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ नेट फील्ड फ्रॉम रेडियल लाइन से, यानी कि रेडियल लाइन से इंक्लिनेशन इसका, ठीक है, ये रेडियल लाइन, ठीक। और बीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम डाइपोल एक्सिस। ये डाइपोल का एक्सिस है, यहाँ से इंक्लिनेशन कितना हो रहा है, ठीक। टॉर्क तुमको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ लास्ट वाले लेक्चर में, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, -P.E होता है। इसका मतलब होता है -P cos थीटा, ठीक है। तो अगर थीटा वैल्यू 0 डिग्री हुआ, इसका मतलब पैरेलल हुआ, तो cos 0 वैल्यू कितना होता है, cos 0 वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो -P हो जाएगा। -P यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जितना कम, जितना पैसा मेरे पास कम रहेगा, मैं बाबू उतना शांत रहूँगा, चुपचाप कोने में दुबका रहूँगा। जैसे मेरे पास पैसा आएगा वैसे मैं उछलना शुरू कर दूंगा, अनस्टेबल हो जाऊँगा। तो -P आ गया ना, यानी कि बहुत कम है, बहुत कम उसके पास एनर्जी, यानी बहुत स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, SHM प्रोड्यूस करेगा अपने एक्सिस पे, ठीक है। 180 डिग्री अगर, मतलब 180 डिग्री का अगर एंगल हो गया तो -P cos 180 हो गया। cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +P हो गया। यानी मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाऊँगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री 0 होता है, वैल्यू 0 हो जाएगा। डायरेक्शन का ध्यान रखना है, अगर तुम्हें -Q है +Q है, यहाँ पे थीटा दिया 30 डिग्री, तो अगर टॉर्क निकालना है P sin 30 रखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ये नहीं है, ये डायरेक्शन ही नहीं है। डाइपोल का डायरेक्शन ये नहीं है, डाइपोल का डायरेक्शन कौन है, -Q से +Q, ये डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन है, ये थीटा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल हमारा ये होगा ना, तो 150 लिखना पड़ेगा। 30 है तो 150 ये होगा, साइन 150 लिखना पड़ेगा, ठीक।
एसएचएम ऑफ डाइपोल, अगर जो थीटा हमारा चार्ज जो हमारा है, जो थीटा है, ये थीटा हमारा क्या एंगल है, लिख देता हूँ मैं एंगल। अगर एंगल लेस देन 10 डिग्री होता है तो उसी के अराउंड हमारे पास क्या होता है, एसएचएम होता है। और जब मालूम है जब साइन थीटा छोटा होता है उसको थीटा मान लेते हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू पी थीटा, यानी टाउ डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, थीटा होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। यानी एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टॉर्क होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टू, देखो टाइम पीरियड नॉर्मल जो होता है वो होता है 2 पाई एम बाई के, लेकिन हम यहाँ पे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डील कर रहे हैं, तो 2 पाई आई बाई के हो जाता है, 2 पाई आई अपन पी ई हो जाता है। इसको ध्यान रखना, जेईएमएस में पूछा गया है, ठीक है। एसिलेट कब कर, जब एसिलेशन होगा तो डाइपोल मीन के पास आएगा, जो मीन पॉइंट होगा उसके पास आएगा। जब रिटार्डेशन होगा तो डाइपोल मीन से दूर जाएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, किसी भी डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन कितना होता है, वो होता है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्या होता है, पी ई माइनस नहीं है, बस पी ई है, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मैक्सिमम वर्क डन तभी होगा जब थीटा 1 गया, थीटा 1 0 डिग्री से लेके थीटा 2 कहाँ तक, 180 डिग्री तक, यानी कि 0 से, यानी पहले यहाँ पे था ऐसे था, अब रोटेट करके ऐसे हो जाए, यानी कि 0 से 180 डिग्री का जब रोटेशन होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वर्क डन मैक्सिमम होगा 2 पी के बराबर होगा। वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा, कितना वैल्यू होगा उसका, 2 पी होता है। याद रखना, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये मैथमेटिक्स है, ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक फंक्शन कहीं कहीं काम आएगा, यूज़ कर लेना, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तो अभी तक जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये था हमारे पास, रोटेट कर रहा था। नॉन यूनिफॉर्म नहीं सॉरी, मतलब ये तो वर्क डन हो गया ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको बता दिया, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, ये सब होता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे फोर्स तुमको मालूम है, माइनस डी बाई डी आर होता है, ये फोर्स होता है, ठीक है। इक्वल टू यू इक्वल टू क्या है, पी ई है, यू इक्वल टू क्या है, माइनस पी ई, तो पहले से माइनस है और माइनस पी मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी इंटू डी ई बाई डी आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एफ नेट भी जीरो नहीं होगा, एफ नेट में और मे नॉट भी जीरो, टाउ नेट में और मे नॉट भी जीरो। लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वहाँ पे एफ नेट जीरो होना ही होना था, टाउ जो हो सकता था मे और मे नॉट होता। रिवाइज करा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में बता चुका हूँ, ठीक। रॉड और डाइपोल के बीच का जो फोर्स होता है वो कितना होता है, माइनस में 2 के लेमडा पी, पी हमारे का डाइपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, याद कर लेना, ठीक है। रिंग और डाइपोल के बीच में फोर्स जीरो होता है। दो डाइपोल अगर पैरेलल रखे हुए हैं, दो डाइपोल मान लो ऐसे माइनस क्यू प्लस क्यू अगर पैरेलल रखे हुए हैं तो फोर्स इसका टू होता है के 6 P1 P2 अपॉन आर पे पावर 4, यानी फोर्स इज इनवर्सली इक्वल टू 1 अपॉन आर पे पावर 4, ठीक है। तो ये रेशियो बस देखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर पावर 4 किस में, जब दो डाइपोल पैरेलल है। रॉड और डाइपोल में आर स्क्वायर क्या है इनवर्सली, रिंग डाइपोल में जीरो है। मेंस में और एम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है लीनियर सेल। मान लो कोई चार्ज है, यहाँ से अल्फा बनाया, यहाँ से बीटा बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में पूछेगा तो के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में पूछेगा तो के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा पूछेगा, और ई नेट क्या हो जाएगा, रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर। जो लोग एलन के कॉन्सेप्चुअल करते होंगे उन्हें मालूम होगा ये क्वेश्चन कहाँ पे, उनके जो तीसरे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और पीवाईक्यू के बाद जो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, ये क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ चार्जेस, तुम्हें बताया था कि अगर Q1 Q2 तब तक चार्ज तब तक शेयर होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसके पास 20 रुपया है, इसके पास 10 रुपया है, तो तब तक शेयर करेगा जब तक दोनों के पास बराबर ना हो जाए। बराबर कब होगा, जब ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, चार्ज का स्टॉप फ्लो बंद हो जाएगा। तो पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। पोटेंशियल क्या होता है, KQ बाई आर मालूम है, तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा अगर पोटेंशियल सेम होगा तो KQ इजकल टू आर हो जाएगा, तो Q इजकल टू डायरेक्टली पोस्ट टू आर हो गया, यहाँ से जाएगा, ठीक है। और सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 डायरेक्टली पोस्ट टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाते हैं, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इजकल टू होता है चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या होता है, R2 अपॉन R1 हो जाता है, ठीक है। ये तो मैं कल ही बता चुका हूँ कि Q1 कितना होगा। और कोई पूछे इस पे नेट Q1 चार्ज कितना आएगा, नया वाला चार्ज, तो कहोगे Q नेट अपॉन R नेट, Q1 है तो इंटू R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q2 पूछेगा तो Q नेट यानी Q1 प्लस Q2 अपॉन R नेट यानी R1 प्लस R2 इंटू R2 कर देंगे। कैपेसिटर देख लो, कैपेसिटर भी साथ में पढ़ा देता हूँ। Q इजकल टू होता है CV, चार्ज इजकल टू क्या होता है कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, तो C इजकल टू हो जाएगा Q अपन B। C हमारा क्या है कैपेसिटेंस है, ठीक है। यूनिट हमारा क्या फराड है या कूलम पर वोल्ट है। तो कैपेसिटेंस केवल डिपेंड्स करता है ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर पे। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा Q और B, लेकिन कैपेसिटेंस ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस केवल डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे
ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल पे, ना ही नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कोई मान लो स्फेरिकल कंडक्टर है, उस पर चार्ज क्यू है, कुछ भी हो, इस पर कैपेसिटेंस अगर पूछ रहा है तो सी इसको हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मीडियम प्रेजेंट है तो मैंने क्या बोला था, एप्सिलॉन नॉट क्या रख दो, बस ई लिख दो, और ई क्या वैल्यू होता है ई नॉट ई आर। ई आर हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी ई नॉट के, तो इसको लिख सकते हो 4 पाई ई आर, ई को लिख सकते हो क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू आर। ई आर का वैल्यू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू के लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर तुमने कोई मीडियम डाल दिया तो कैपेसिटेंस जो है के टाइम्स बढ़ जाएगा, देखो ना के से मल्टीप्लाई होगा ना तो के टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक। सॉरी। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, कितना एनर्जी स्टोर करेगा, देखो जो बैटरी, देखो पहले देखो वर्क जो बैटरी करती है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, क्यू इंटू बी। क्यू को रख दोगे सी बी तो हो जाएगा सी बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन सी। इतना काम करती है वो बैटरी, यानी बैटरी इतना सप्लाई करती है। लेकिन इसका जो 50% है हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है, तो 50% तो गायब हो गया, हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो गया, तो 50% ही स्टोर होता है, ठीक है। तो 50% स्टोर होता है, तो 50% स्टोर होगा एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन 2c हो जाएगा, देखो क्यू भी था तो क्यू भी अपन 2 हो जाएगा, ये देखो सी बी स्क्वायर था, सी बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई सी था तो क्यू स्क्वायर बाई 2c हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा, ठीक है। स्पेरिकल कंडक्टर हो गया, मान लो रेडियस R1 है, बाहर R2 है, ये स्पेरिकल कंडक्टर बोल दो या कैपेसिटर कुछ भी बोलो, ठीक है। तो स्पेरिकल कंडक्टर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो अगर आइसोलेटेड है तो मैंने बता ही चुका है क्यू अपन बी होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, मीडियम में ई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी के से। अगर स्पेरिकल कैपेसिटर है, अगर आउटर सरफेस को अर्थ कर रहे हो यानी बाहर वाले को तुमने कहाँ गया, बाहर वाले को तुमने अर्थ कर दिया, इसको बाहर वाले को, ठीक है, ये बाहर वाला अगर अर्थ कर दोगे तो सी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपन R2 माइनस R1, R1 R2 अपन R2 माइनस R1। मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट क्या रख दोगे, एप्सिलॉन नॉट ER कर दोगे, ठीक। अगर इनर सरफेस को अर्थ करोगे तो जो सी होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर हो जाएगा अपन R2 माइनस R1। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे R1 R2 है, यहाँ पे R2 का स्क्वायर हो गया, ठीक, क्योंकि अंदर वाला खत्म हो गया। और क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, अंदर वाला चार्ज कितना हो जाएगा, जब इनर सरफेस अर्थ कर दोगे तो अंदर वाले पे कितना चार्ज आएगा, R1 अपन R2 इंटू टोटल चार्ज, R1 अपन R2 इंटू टोटल चार्ज हो जाएगा। और जो चार्ज आउटसाइड पे होगा वो क्या हो जाएगा, Q माइनस, जब इनसाइड का चार्ज निकल गया तो बाहर का चार्ज कितना होगा, टोटल में से Q इनसाइड घटा दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, जितने लोगों को कैपेसिटर में दिक्कत होती है इसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, मान लो ऐसे दो हमारे पास एक स्पेरिकल मतलब है, स्पेरिकल कंडक्टर है, दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, बी मतलब क्या, बाहर वाला रेडियस, बाहर वाले रेडियस के बस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों हमारे पास है, दोनों को हमने जोड़ दिया, ऐसे जोड़ा मतलब अलग अलग पास है, ये तो कंसेंट्रिक हो गया था ना, ऊपर नीचे था ऐसे, ये हमारा अलग अलग है मतलब दूर दूर है, वो डिस्टेंस पे होगा। तो जो सी हो जाएगा C1 प्लस C2 के बराबर होगा, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि दो प्लेट के तरह के कैपेसिटर होंगे, तो तुम्हें दिख रहा होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सी इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपन बी हो जाएगा, और ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, इतना ध्यान, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मान लो कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट की क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू के मल्टीप्लाई कर दो या एप्सिलॉन नॉट इंटू ER कर दो, ठीक है। अगर कहीं पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिखा हो उसका मतलब होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, ठीक। तुमसे अगर किसी ने फोर्स पूछा तो तुम कहोगे फोर्स का फॉर्मूला होता है डी बाई डी आर, माइनस में डी बाई डी आर माइनस में होता है, ठीक। इक्वल टू सी बी स्क्वायर अपन 2D अभी ऊपर बताया हूँ, इक्वल टू क्यू ई अपन 2 अभी ऊपर बताया हूँ, ठीक है। ये देखो फोर्स का जो मेन फार्मूला ये है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए अपन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। इन तीनों फार्मूलों को याद रखो और एक चीज़ को याद रख लेना, इसी से तुम्हारे सारे क्वेश्चन फोर्स प्रेशर सबका बन जाएंगे। जब फोर्स निकल गया तुमसे प्रेशर पूछेगा, फोर्स अपन एरिया कर दोगे, जहाँ जहाँ एरिया इसको डिवाइड कर दो एरिया से, तो क्या बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसको एरिया से डिवाइड कर दो तो क्यू स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो तो सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि प्रेशर भी तुमने निकाल लिया, फोर्स भी निकाल लिया। कब, बस इतना चारों याद रखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इसको टू क्यू स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर अपन 2, दोनों मतलब वैल्यू पुट करके जब इधर उधर करोगे ना फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूले आ जाएंगे अपने आप, ठीक। अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, अगर तुमने किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मान लो
टोटल डिस्टेंस डी था, उसमें तुमने टी थिकनेस का कोई स्लैब डाल दिया, तो अब जो सी हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी होता था, लेकिन अब क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी माइनस टी और 1 माइनस 1 अपन के हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरे सरफेस में तूने डाल दिया, यानी कि पूरा जो थिकनेस है तुमने ऐसे पूरा भर दिया, ठीक है, तो टी इक्वल टू डी हो जाएगा। तो टी इक्वल टू डी जब करोगे तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू डी हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी आ जाएगा। समझ गए, यानी पूरा तुमने फिल कर दिया तो ये हमारा के टाइम्स बढ़ गया। पहले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, अब मल्टीप्लाइड बाई के हो गया, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर कैपेसिटर पार्शली फिल्ड है विथ कंडक्टिंग स्लैब, अगर तुमने ऐसे था और यहाँ पे तुमने कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, तो कंडक्टिंग स्लैब का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो तुम्हें के जगह इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी माइनस टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट मीडियम, मान लो बहुत सारे मीडियम है। ठीक है, तुमसे पूछा सी बता दो, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपन सिग्मा टी अपन के, क्या इसको लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपन सिग्मा टी अपन के। सिग्मा टी अपन के का मतलब क्या हुआ, T1 अपन के 1, T2 अपन के 2, T3 अपन के 3। तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ मैं सॉल्व करने का, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, चारों ऑप्शन को चेक कर लेना, जहाँ पे LHS मान लो इधर 1 अपन के आया, RHS को भी सॉल्व करना, अगर 1 अपन के आ गया तो ये आंसर हमारा सही है, वही ऑप्शन टिक कर देना। ठीक है, तो बस LHS इक्वल टू RHS का ध्यान रखना, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें PYQ वगैरह कराऊंगा तो दिखाऊंगा। ठीक है, चलो। कम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल चार्ज, अभी बताया तुम्हें कम्बिनेशन में क्या होगा, छोटे छोटे मिल के बड़े बनाएंगे, तो रेडियस कैपिटल R इक्वल टू होता है n पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। ठीक है, और Q इक्वल टू NQ हो जाएगा, क्योंकि बड़ा जो चार्ज है वो छोटे छोटे के n टाइम्स है ना। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालोगे तो C बिग, यानी कि बड़े वाले पे कैपेसिटेंस इक्वल टू हो जाएगा n पे पावर 1/3 इंटू C। ठीक, यानी बड़े वाले पे C जो होगा वो n पे पावर 1/3 इंटू छोटे वाले पे C होगा। ठीक है, यही सिग्मा पर भी होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट है, बस C R सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड चारों पे क्या है, n पे पावर 1/3, ऐसे याद रखो। पोटेंशियल पे 2/3 होता है और एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी पे 5/3 होता है। सॉल्व करने पे इतना ही आएगा, तो डायरेक्टली तुम याद ही रखो। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, देखो हाफ, देखो सिग्मा, इसी को तुम देखो सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ पे था, ये देखो ये देखो सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो प्रेशर होता है ना वही एनर्जी डेंसिटी होती है। तो उसी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, उसी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। यूडीएम में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी चीज़, यूनिट डायमेंशन में। ठीक है, देखो अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट। अगर कहीं पे तुमको लिख दिया बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो इसका मतलब हो गया चार्ज कांस्टेंट होगा। जब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो तुमने मीडियम डाल दिया, अगर मान लो तुमने मीडियम को डाल दिया तो चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। अब पोटेंशियल भी इक्वल होता है Q बाई C, तो Q तो पहले से खत्म है, Q हमारा पहले से क्या है, खत्म हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया, यानी B इज इनवर्सली इक्वल टू C। अब तुमने मीडियम डाला, तुमको मालूम है जब तुम मीडियम डालोगे तो C जो है बढ़ जाएगा, तो C बढ़ेगा तो B हमारा डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए दिखा क्या डिक्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है Q अपन एप्सिलॉन नॉट A, ये होता है ना एप्सिलॉन नॉट के ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो, Q अपन एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। तो तुम्हें दिख रहा होगा Q तो कांस्टेंट है, तो तुमने अगर K बढ़ा, तुमने मीडियम डालोगे तो K बढ़ जाएगा, जब K बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए। C भी देख लो, तुम्हें मालूम है जब C बढ़ाओ K डालोगे तो C बढ़ेगा तो C इक्वल टू क्या इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि C इक्वल टू होता है K डैश इंटू C। यानी तुमने जब डायरेक्ट्रिक मीडियम डाला तो K बढ़ गया, C बढ़ गया ना, C बढ़ गया तो यहाँ पे इंक्रीज लिख दिया। U इक्वल टू होता है Q स्क्वायर अपन 2C। देखो सिंपल सा फंडा है, U इक्वल टू QB अपन 2 होता है, Q स्क्वायर अपन 2C होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला ही क्यों अप्लाई किया, Q क्यों ना ये कर दिया, क्योंकि Q हमारा कांस्टेंट है। तो ऐसे फॉर्मूले को ढूंढो जो कांस्टेंट हो, तो Q स्क्वायर अपन 2C में Q कांस्टेंट हो जाएगा, U इनवर्सली इक्वल टू C हो जाएगा। तुमने मीडियम डाला तो C बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज हो गया। याद नहीं करना होता है, बस इतना याद रखना होता है कि चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, और चार्ज कांस्टेंट होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q स्क्वायर अपन 2C, और पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो वहाँ पे QB अपन 2 या हाफ CV स्क्वायर यूज कर लेंगे। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर ये यूज कर लेंगे। इसमें देख लो डिस्टेंस से डिक्रीज, मान लो ये समझा देता हूँ, डिस्टेंस इज डिक्रीज, तो Q तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V इक्वल होता है Q अपन C, Q तो कांस्टेंट है, B इनवर्सली इक्वल टू 1 अपन C हो गया। डिस्टेंस को कम कर दिया, C इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, डिस्टेंस को तुमने कम किया तो C बढ़ गया, जब C बढ़ गया तो B अपने आप घट गया, तो B डिक्रीज कर जाएगा।
तो उसको जोड़ जोड़ के निकालना होता है, ठीक है, एक दूसरे से लिंक कर करके निकालना होता है, ठीक। जैसे इसका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अनचेंज रहेगा क्योंकि इसमें आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जैसे यू देखो, यू इक्वल होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। तो यू जो है इनवर्सली इक्वल टू सी है क्योंकि क्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो सी अब निकालना है तुम्हें। अब तुम्हें देखना है डिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो तुम लिखोगे सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कहोगे भैया डिस्टेंस तो डिक्रीज हो रहा है, तो मैं कहूँगा बाबू डिस्टेंस तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा ना, डी अगर घटाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अगर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो यू हमारा कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो बस ऐसे जोड़ जोड़ के एक दूसरे से निकालना होता है, ठीक है। बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, तो बी इज कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट कर दो। इसमें देख लो अगर कोई मीडियम फील्ड है, क्यू इक्वल टू होता है सी वी, ठीक है, क्यू इक्वल टू सी वी, तो ये तो कांस्टेंट हो गया यानी क्यू डायरेक्टली इक्वल टू सी। किसी मीडियम में डालोगे तो सी बढ़ेगा यानी क्यू अपने आप बढ़ेगा, क्यू बढ़ जाएगा। बी कांस्टेंट ही रहेगा, मालूम है तुमको। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है बी अपन डी, ये तो कांस्टेंट है, ई इनवर्सली इक्वल टू 1/d। तो तुम्हें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली इक्वल टू 1/d है, तो तुम मीडियम डालो कुछ भी डालो तो डी पे डिपेंड कर रहा है, उस पर थोड़ी डिपेंड कर रहा है। लेकिन वही चीज़ तुम अगर इस पर डालो, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस तुमने डिक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड गया बढ़, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड गया बढ़। यू इक्वल टू क्या देखो हाफ सी बी स्क्वायर है, बी कांस्टेंट है, यू डायरेक्टली इक्वल टू सी है। तुमने डिस्टेंस को कम किया, सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तुमने कहा भैया डिस्टेंस को हमने के दे कम, तो सी गया बढ़, सी जाएगा बढ़ तो यू जाएगा बढ़, क्योंकि डायरेक्टली इक्वल टू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैंने फास्ट में तुम्हें समझा दिया, तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस जोड़ना है तुम्हें, एक दूसरे से लिंक करना है। चलो एक लास्ट और तुम्हें समझाता हूँ क्योंकि बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगी फिर, ठीक है। एक लास्ट समझा देता हूँ। कौन सा समझाओ, देखो एरिया इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। देखो मान लो यूज कर दो है हाफ सी वी स्क्वायर, उसने बोला कि बैटरी कनेक्टेड है, तुमने तुरंत देखा बैटरी कनेक्टेड है, तुमने कहा पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। पोटेंशियल कांस्टेंट जब हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, तो तुमने इसको हटा दिया, यानी तुमने देखा यू डायरेक्टली इक्वल टू सी है, ठीक है। अब उसने कहा एरिया इंक्रीज हो गया, तो तुमने देखा सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि एरिया बढ़ गया। एरिया जब बढ़ेगा तो सी अपने आप बढ़ गया। तुमने कहा भैया सी तो बढ़ गया, तो तुमने कहा भैया सी तो यहाँ बढ़ गया, तो सी जब यहाँ बढ़ गया तो पोटेंशियल अपने यहाँ बढ़ जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया ना, जोड़ना होगा ऐसे करके। सीरीज में जो रेजिस्टेंस में सीरीज होता है वो कैपेसिटर में पैरेलल होता है, उल्टा चलता है। तो सीरीज में वहाँ पे क्या होता था, सी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। कैपेसिटर पैरेलल में क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ दो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, बस ऐसे। मान लो सीरीज में तुमसे के इक्विवेलेंट पूछ लिया, यानी कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसे पूछ लिया इसने। तो तुम कहोगे सिग्मा डी अपन सिग्मा डी बाई के, यानी कि सिग्मा डी का मतलब होगा D1 प्लस D2 प्लस D3 जितना है अपन D1 अपन K1 प्लस D2 अपन K2 प्लस D3 अपन K3, ठीक है। और पैरेलल में क्या हो जाएगा सिग्मा K अपन A, यानी कि सिग्मा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 अपन A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। चार्जेस की शेयरिंग, मान लो चार्ज का कह रहा है शेयरिंग, मान लो ऐसे प्लेट है, प्लस है माइनस है प्लस है माइनस, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो कह रहा है कितना चार्ज शेयर हुआ, कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया, तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C1 B1 प्लस माइनस C2 B2 अपन C1 प्लस C2। याद करो फॉर्मूला कहाँ बताता है रोटेशनल में, क्या बताता है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपन I1 प्लस I2, ये बताया था ना। मैंने बोला था अगर सेम प्लेट है, यानी देखो वहाँ पे बोला था अगर सेम डायरेक्शन रोटेट करेंगे, यहाँ पे बोल रहा हूँ अगर सेम प्लेट है, यानी इधर का प्लस इधर के प्लस के साथ जुड़ गया तो प्लस लगा देना, यानी यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, C1 प्लस C2। तो पहले पे चार्ज कितना आ जाएगा, शेयरिंग के बाद चार्ज कितना होगा Q1 इक्वल टू C1 इंटू बी कॉमन, Q2 इक्वल टू C2 इंटू बी कॉमन हो जाएगा। और कनेक्शन के बाद जो रेशियो होगा चार्जेस का, वो रेशियो कैपेसिटेंस के बराबर होता है, यानी कि Q1 अपन Q2 जो होगा शेयरिंग के बाद C1 अपन C2 के बराबर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा हाफ C1 C2। मान लो ये प्लस हमने कब लिया, प्लस कब लिया, सेम प्लेट था, मान लो प्लस था ये माइनस था, ये प्लस था ये माइनस था, तो सेम में के साथ जुड़ा तो हमने क्या ले लिया प्लस ले लिया। सेम प्लेट पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस यहाँ पे रखा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर कहीं पे ऐसे है इसका माइनस इसका प्लस, या प्लस माइनस से जुड़ेगा, यानी कि अपोजिट के साथ जुड़ा, अपोजिट के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, यानी कि C1 B1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 B1 प्लस माइनस B2 का स्क्वायर। अगर सेम होगा तो माइनस लेंगे, अपोजिट होगा तो प्लस लेंगे। वहाँ पर भी सेम था, क्या था हाफ I1 I2 अपन I1 प्लस I2 ओमेगा 1 प्लस माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर था। अगर सेम था तो माइनस लेते थे, अपोजिट में रोटेट करता था तो प्लस लेते। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, प्लस कब लेंगे जब सेम होगा, यानी कि सेम प्लेट ऐसे जुड़ेंगे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस सेम जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन रख दोगे, अपोजिट प्लस माइनस जुड़े हुए तो प्लस का साइन रख दोगे। यहाँ पे देखो यह उल्टा चलता है इसके, ठीक है, ये उल्टा है, प्लस का सेम है, यहाँ पे सेम है माइनस का, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का अगर कॉम्बिनेशन है, जैसे मान लो प्लेट सेपरेशन डिवीजन, यानी कि
कोई ऐसा प्लेट था, ऐसे मान लो पूरा प्लेट था, ठीक है, इसको तुमने सेपरेट कर दिया, ऐसे d/2 में कर दिया, d/2 में कर दिया, तुमने डिस्टेंस को सेपरेट कर दिया आधे आधे में। तो एरिया तो अभी भी सेम है, एरिया जितना था अभी भी सेम है। तो जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन बना, यहाँ से तुम निकल जाओगे तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बना तो 1/c² हो जाएगा 1/c1 + c2 और c² हो जाएगा ε0 a1 ε0 a k1 k2 अपॉन k2 d1 + k1 d2। क्या है? k2 d1 + k1 d1, k2 d1 + k1 d2 है, k2 d1 + k1 d2 उल्टा चल रहा है, ठीक है। जब ये दोनों डिस्टेंस यानी d1 = d2 = d/2 हो जाएगा तो जो c होगा ε0 a/d हो जाएगा, इसका मतलब 2k1 k2 अपन k1 + k2 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। प्लेट एरिया डिवीजन में क्या होगा, जब तुम एरिया को डिवाइड करोगे, यानी कि पहले पूरा ऐसे था, अब तुमने इसको ऐसे ऐसे आधे आधे में काट दिया, ठीक है। तो डायग्राम याद रखना, ये एरिया का डिवीजन है, ठीक है, और ये हमारा अगर ऐसे ऐसे कट गया तो ये हमारा d/2 है, तो ये सेपरेशन है डिस्टेंस का। तो इसमें क्या पैरेलल मेथड होगा, c1 + c2 कर दो, ε0 k1 + k2 a2 हो जाएगा। स्पेशल केस जब एरिया दोनों का आधा हो जाएगा तो ε0 a/d k1 + k2 2 हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। अगर कहीं पे क्यूब बना हुआ है तो अगर बॉडी डायगोनल है, एडजेसेंट फेस है, फेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। फेस डायगोनल का मतलब क्या होगा, ये फेस है तुम्हारा, ये पूरा एक फेस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। एडजेसेंट फेस का मतलब आमने सामने वाले अगल बगल वाले फेस के। तो इसके बीच में अगर तुम रेजिस्टेंस का रेशियो लिखोगे तो ऐसे लिख लो, रेजिस्टेंस 3/4 5, पहले लिखो FBA, क्या लिखोगे FBA, ठीक है, जो FBA इसको लिखो 3 3 4 5 6 7 12, तो ये R लिख दो। ये हमारा फेस के एडजेसेंट फेस पे हो जाएगा, ये बॉडी डायगोनल पे हो जाएगा, ये एडजेसेंट फेस पे, ये बॉडी डायगोनल पे, ये फेस डायगोनल पे। ये रेजिस्टेंस हुआ, और रेजिस्टेंस को उल्टा कैपेसिटेंस होता है, तो बस कैपेसिटेंस अगर पूछेगा तो कर देना 4/3C 6/5C 12/7C, ठीक है। ये जो प्लेट वाले क्वेश्चन है वो तुम्हें मैं ट्रिक वाले सीरीज में बताऊंगा कि ऐसे ऐसे प्लेट लगे होते हैं तो कैसे करते हैं। ये तुम्हें 1-1 मिनट की ट्रिक वाली सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, तो वहाँ बता दूंगा तुम्हें, ठीक। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस देख लो। जब चार्जिंग हो तो Q हो जाएगा CV 1 - e⁻t/RC। RC हमारा होता है टाइम कांस्टेंट, तो Q हो जाएगा Q0। ये देखो CV Q0 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। एक टाइम कांस्टेंट के बाद अगर पहले C था तो अब C + 63% ऑफ C हो जाता है कैपेसिटेंस, यानी कि 63% बढ़ जाता है। डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, V = V0 e⁻t/RC होता है, तो V0 की जगह क्या रखो, Q = Q0 लिख दो, ये सेम फॉर्मूला हो जाएगा। और RC जब होगा ना, जब T = RC होगा तो वो जब डिस्चार्ज होगा तो 37% कम करेगा। पहले C था तो C - 37% ऑफ C हो जाएगा, ठीक है। डिस्चार्जिंग केस में ये उसका ग्राफ होता है, ये चार्जिंग का ग्राफ होता है। चार्जिंग में जब T = 0 होता है तो करंट उस समय मैक्सिमम होता है। देखो T = 0 पे यहाँ देखो करंट हमारा क्या होगा, चार्जिंग में T = 0 पे करंट हमारा मैक्सिमम होगा, उस टाइम पे Q = 0 होगा और B इनिशियल क्या होगा, 0 होगा। देखो B इनिशियल क्या है, 0 है। और कैपेसिटर को क्या करेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन में कैपेसिटर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे क्या, वायर से। कैपेसिटर को हटा देंगे और एक वायर जोड़ देंगे, ठीक। तो वहाँ से I = हो जाएगा E/R। जब T इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ देखो जब T इनफाइनाइट हो जाएगा तो Q हमारा मैक्सिमम होगा, चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उस टाइम पे करंट हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और चार्ज हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। रेजिस्टेंस की जगह रास्ता काट देंगे, सर्किट ब्रेक कर देंगे। यानी कि T = 0 पे अगर कोई कैपेसिटेंस लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वायर बना देंगे सीधे। और T = इनफाइनाइट कहीं पे लिखा हुआ है तो जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है वहाँ पे सर्किट ही काट देंगे, करंट ही फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, ठीक है। मेडिकोहॉलिक अभी हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेडिकोहॉलिक टेलीग्राम चैनल है, नोट्स और PDF सारे ही मिलते हैं, तो ज्वाइन कर लेना। नीट और ताज सीरीज अपने एकदम धड़ल्ले से चल रही है। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, बस थर्मो का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है। तो नीट और ताज सीरीज को फॉलो करो। फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, कोई क्वेश्चन उसके बाहर नहीं है। वही क्वेश्चन दिखा देना तो मुझसे कहना है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये इतना पढ़ने के बाद अब तुम नीट के क्वेश्चन लगाओ, PYQ लगाओ, JEE मेंस लगाओ, जो लगाना है लगाओ। कोई क्वेश्चन अगर फंसेगा तो मुझसे कहना, ठीक है। कल मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।